नमस्ते दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में वर्ण विचार को देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्ण विचार। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत देखते हैं वर्ण विचार। तो सबसे पहले कि वर्ण होता क्या है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। फिर अगर आपसे सीधा पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी, तब तो आपका उत्तर आएगा वर्ण। और अगर प्रश्न ये बन जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तो एक डायरेक्ट सीधा प्रश्न बनता है। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? मौखिक इकाई कौन सी है? मौखिक इकाई कौन सी है? ध्वनि। दो प्रश्न तैयार हो रहे हैं यहाँ पर, दो लाइनों से, कि भाषा की सबसे छोटी, सीधा प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वर्ण। तो उत्तर क्या आएगा? वर्ण। और अगर प्रश्न ये आए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तो हमारा उत्तर आएगा ध्वनि। ध्वनि सबसे छोटी इकाई, लेकिन किस रूप में? मौखिक रूप में। और वैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वर्ण। फिर आगे प्रश्न फिर यह आता है दिमाग में कि वर्ण होता क्या है। तो वर्ण की परिभाषा देखते हैं। आगे हम वर्ण की क्या करते हैं? परिभाषा। तो वर्ण की परिभाषा क्या होती है? वर्ण की परिभाषा कि भाषा की वे सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो परिभाषा है कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। उसे वर्ण कहते हैं। तो परिभाषा क्या है कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। टुकड़े कैसे? जब मैं से एक शब्द लिख रही हूँ, एक वर्ण लिख रही हूँ अ, एक वर्ण लिख रही हूँ क, तो इनके टुकड़े नहीं किए। अगर हम इन वर्णों को तोड़ना चाहें तो इन वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। एक को हम टुकड़े के रूप में अलग अलग टुकड़े में नहीं बांट सकते, जबकि अगर क को भी हम अलग अलग टुकड़ों में नहीं बांट सकते। देखो यहाँ मैंने क हलंत वाला लिखा, यानी व्यंजन लिखा है मैंने। तो ये भी एक ये और एक ये, एक अ और एक के। मैंने क नहीं बोला है, मैंने के बोला है। तो अ और के, इनके क्या नहीं किए जा सकते? टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी कि इनको हम अगर तोड़ना चाहें तो हम अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते। और यहीं से जैसे मैंने दो वर्ण लिखे, इन दो वर्णों को लिखने से ही हमारा अगला क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है कि वर्ण होते कितने प्रकार के हैं। तो वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। वर्ण के कितने प्रकार? स्वर और व्यंजन। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। और वर्ण
जैसे उदाहरण के रूप में हमने लिखा, एक है अ और एक है के। इन दोनों के अगर हम टुकड़े करना चाहें तो हम इनके टुकड़े नहीं कर सकते, और इसी से हमारी परिभाषा बिल्कुल सार्थक सिद्ध हो जाती है कि बिल्कुल भाषा की सबसे छोटी इकाई है किस रूप में? लिखित रूप में। ये कौन सी इकाई है? लिखित रूप में। इसे हम 2% ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, पूछने वाला एग्जामिनर कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, तो भी वर्ण आएगा। प्रश्न सीधा बने कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी, तो भी वर्ण आएगा। और अगर ऐसा पूछ ले आपसे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है, तो हमारा उत्तर आएगा ध्वनि। कौन सा? ध्वनि। सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। और इनके हम और क्या नहीं कर सकते? टुकड़े नहीं कर सकते। अगर हम इन्हें तोड़ना चाहें तो अलग अलग नहीं हो सकता। ठीक है, अब सारे हैं। अगला हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि वर्णों के प्रकार। यहाँ से आपके 3 प्रश्न तैयार हो गए इस 3 लाइनों से, कि मौखिक इकाई, छोटी इकाई और परिभाषा। आगे हम देखते हैं वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार। तो वर्णों के प्रकार कितने होते हैं? अभी हमने देखा कि वर्णों के प्रकार 2 हैं। वर्णों के प्रकार कितने? 2 टाइप्स हैं। एक है आपका स्वर और दूसरा है व्यंजन। एक है स्वर, एक है व्यंजन। अब हम स्वर के देखते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं? वर्णों के प्रकार में देख लिया, एक स्वर है, एक व्यंजन है, फिर स्वर कितने किससे हैं? तो स्वर की परिभाषा होती है कि वे ध्वनियाँ जो हमारे मुख विवर से सीधे निकलती हैं और जिनके उच्चारण करने में किसी की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्या कहलाते हैं? स्वर। परिभाषा लिखती हूँ कि वे ध्वनियाँ जो निर्बाध रूप से, वे ध्वनियाँ जो निर्बाध रूप से हमारे मुख विवर से सीधी निकलती हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। और इसी में एक और कि इनके उच्चारण में अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती। अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती। अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं, ऊपर लिख देती हूँ यहाँ कि अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती। आप याद रखना, अगर नोट्स बनाओ तो नहीं, नीचे दिखे नहीं तो बोलने से ही समझिएगा कि सहायता नहीं ली जाती। एक बार वापस रिपीट करती हूँ कि स्वर की परिभाषा क्या है? वे ध्वनियाँ जो निर्बाध, यहाँ से इसका अर्थ समझिए। निर्बाध यानी बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के, जो हमारे मुख विवर से सीधे निकलती है, यानी कि इनको उच्चारण करने में किसी की क्या नहीं पड़ती? सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर वर्णों के 2 प्रकार, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है कि वे ध्वनियाँ जो निर्बाध रूप से हमारे मुख विवर से सीधी निकलती हैं,
इनके उच्चारण में अन्य किसी ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती, स्वर कहलाते हैं। उम्मीद कर रही हूँ आपको सारा समझ में अच्छे से आ रहा है। हम इसमें आगे देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण, या कितने, पहले तो ये देखते हैं कि स्वर होते कितने हिंदी में। तो अगला हिंदी व्याकरण में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी? 11 होती है। और कौन कौन से स्वर होते हैं? तो अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, री भी आएगा, री, अ, आई, ओ, औ। गिन के देखते हैं 11 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये सारे हमारे क्या है? हिंदी में स्वर हैं। तो हिंदी व्याकरण में स्वर कितने? 11। और पूछे कौन कौन से? अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, अ, आई, ओ, औ। जबकि अगर हम संस्कृत में हैं तो वहाँ संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं तो वहाँ इनकी संख्या 13 होती है। और ये बात इसीलिए बताइए आपको क्योंकि जो व्याकरण है वो हमारी हिंदी व्याकरण है वो संस्कृत के व्याकरण से ही हमने ली है, वहीं से हम पढ़ते हैं दोनों के एक। लेकिन वर्णों स्वरों की संख्या में यहाँ भिन्नता आती है। हिंदी में 11 होते हैं। और कौन कौन से? तो ये आपके सामने 11 स्वर हैं। आगे हम देखें कि स्वरों का भेद कैसे कैसे किए जाते हैं। उच्चारण के आधार पर, मात्रा के आधार पर, ओष्ठों की आकृति के आधार पर। तो ये हम पढ़ते हैं स्वरों का वर्गीकरण। आगे हमारा रहेगा स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। और स्वरों के वर्गीकरण में सबसे पहले लगाते हम मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर, और इसे बोलते हैं उत्पत्ति के आधार पर। इसे बोलते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कौन कौन से हैं और मात्रा के आधार पर स्वर कौन कौन से हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार है। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 है आपका लघु स्वर, और नंबर 2 है दीर्घ स्वर। लघु स्वर और दीर्घ स्वर। और लघु स्वर की मैं यहाँ एक परिभाषा पूरी नहीं लिखकर आपको सीधे नोट्स के रूप में ही लिखवा रही हूँ कि लघु स्वर इन्हें लघु स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं।
अलग अलग नाम हैं, अलग अलग वर्गीकरण करेंगे तब अलग अलग सामने आते रहेंगे। तो लघु स्वर या मूल स्वर और इनकी संख्या है 4। लघु स्वरों की संख्या कितनी है? 4। और टोटल कितने थे अपने? 11। और लघु स्वर कितने आ गए? 4। तो दीर्घ स्वर कितने रह जाएंगे? 7। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। अब लघु स्वर 4 हैं कौन कौन से? तो अ, छोटी ई, उ और री। ये 4 क्या हैं? लघु स्वर। लघु स्वर या मूल स्वर। इन्हें मूल स्वर क्यों कहते हैं? तो इन्हें मूल स्वर कहने का कारण यह है कि इन्हीं स्वरों से बाकी स्वरों की उत्पत्ति हुई है, बाकी स्वरों का निर्माण हुआ है। जैसे मैं पहले यह बताती हूँ कि इन मूल स्वर क्यों कहते हैं। जैसे हमने कहा आ है, तो आ बना किससे है? किससे बना है? अ से बना है। यानी कि अ और ऐ मिलके क्या बना है? आ। तो आ मूल स्वर नहीं है, इसका मूल स्वर क्या है? अ। इसे इस प्रकार देखिए, ई से बड़ी ई बनी है और बड़ी ई बनी है, तो ये बनी किससे है? ई से। छोटी ई से बनी है बड़ी ई, तो उसका भी बड़ी ई का निर्माण किससे हुआ है? इस ई से। और बड़े ऊ का निर्माण इससे हुआ है। यहाँ तक तो अगर ये अ है, ये आ है, इससे बड़ी ई और इससे बड़ा ऊ। अब प्रश्न के इससे भी बनता है, बिल्कुल बनता है, लेकिन हमारे हिंदी में नहीं बनता है। यानी कि छोटी री से किसका निर्माण हुआ? बड़ी री का। लेकिन वो बड़ी री संस्कृत में होती है, हिंदी में नहीं। तो ये अ, आ, ई, उ और इन्हें बोलते हैं सजातीय स्वर। इन्हें क्या बोलते हैं? सजातीय स्वर। ये हमारे जब हम संधि प्रकरण पढ़ेंगे तब हमारे काम आएगा कि सजातीय स्वर कौन से हैं और विजातीय स्वर कौन से हैं। तो हमेशा इन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। अ, आ, ई, उ। इन्हें क्या बोलते हैं? सजातीय स्वर। और सजातीय स्वर बोलते क्यों हैं? तो इसके पीछे कारण ये है कि यह एक ही जाति के हैं। यानी कि इनका जब ये इनकी उत्पत्ति हुई है तो एक ही जाति से हुई है। यानी कि अ है और आ है, इनकी जाति समान है। ई और ई की जाति समान है। यानी अ है, इसमें अ जोड़ा तो क्या बना? आ बना। यानी तो इनकी जाति है, समान है, सजातीय। स यानी समान, जाति, जाति समान है। इन्हीं कारण इनको क्या बोलते हैं? सजातीय स्वर। तो लघु स्वर, मूल स्वर, इनकी संख्या है 4। और 4 में कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। इन्हें मूल स्वर कहते हैं। और यहीं पर देखते हैं, एक बार इसे नीचे लिखती हूँ थोड़ा। ये 4 तो हो गए स्वर और इनकी मात्रा लगती है 1। इनकी 1 मात्रा लगती है। इनकी 1 मात्रा लगती है। जब हम काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो मात्रा लगाने का नियम है, वो हम देखते हैं अपने मात्रिक छंद में। तो वहाँ भी मैंने ये सब बता रखा है एक बार और कि इनकी मात्रा कितनी लगती है? 1 मात्रा। फिर अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वरों की संख्या है 7। और वो 7 कौन से हैं? तो आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ और औ। ये क्या है? दीर्घ स्वर। और इनकी 2 मात्रा लगती है। इनकी 2 मात्रा लगती है। और 2 मात्रा लगती है, इसी कारण उसको
कहते हैं, गुरु मात्रा कहते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। तो भेद कितने? दो। दो कौन कौन से? लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वर कितने हैं? तो 4। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। और इनकी मात्रा कितने लगते हैं? 1। फिर दीर्घ स्वर जिनकी संख्या कितनी है? 7। और कौन कौन से हैं? तो आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ। और इनकी मात्रा कितनी है? 2। अब एक स्वर और होता है, वो संस्कृत में होता है प्लुत स्वर। और इनको उच्चारण के आधार पर भी, कि जिनका बोलने में कम समय लगता है उसे लघु स्वर कहते हैं, जिनके उच्चारण में अधिक समय, इससे ज़्यादा समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और संस्कृत में पढ़ते हैं हम प्लुत स्वर। संस्कृत में कौन सा पढ़ते हैं? प्लुत स्वर। यानी कि जिसके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, जिसके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखते हैं तो ओम, कितना समय जब समय ज़्यादा लगा, जैसे हम बोलते हैं माँ या मैया, ये क्या है? प्लुत स्वर है। ये सब क्या है? प्लुत स्वर है। तो एक वर्गीकरण पढ़ा हमने मात्रा के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर। अगला देखते हैं हम। अभी हम स्वरों का वर्गीकरण ही कर रहे हैं, और स्वरों के वर्गीकरण में अगला टाइप्स देखते हैं ओष्ठों की आकृति के आधार पर। अगला कौन सा है? ओष्ठों की आकृति के आधार पर। आकृति के आधार पर। ओष्ठ यानी होठ। होठों की आकृति यानी कि वर्णों के, यहाँ इसकी परिभाषा आपसे किसी भी एग्जाम में नहीं पूछते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि ओष्ठों की आकृति के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण क्या क्या है या कौन कौन से स्वर हैं। तो ओष्ठों की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण में 2 प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ओष्ठ यानी होठों की आकृति के आधार पर 2 प्रकार के। एक तो होता है गोलाकार, और इसी को बोलते हैं वृत्ताकार। वृत्ताकार। देखिए इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। गोलाकार, जब हम इसको तोड़ते हैं तो गोल प्लस आकार, वो वृत्त प्लस आकार, ये गोलाकार। हाँ, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होठों की आकृति क्या हो जाती, कैसे हो जाती है? गोल हो जाती है। कैसे हो जाती है? वृत्त के समान हो जाती है। तो वो स्वर कौन से कहलाएंगे? गोलाकार या वृत्ताकार। आप नोट्स बना रहे हैं तो साथ में अच्छे से बना लीजिएगा, गोलाकार या वृत्ताकार। और इनको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कारण कि जब हम स्वरों का बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तब अपने आप हमारे होठ बता देंगे कि ये इसमें आकृति गोलाकार हो रही है, और अगर गोलाकार नहीं हो रही है तो दूसरा प्रकार हो जाएगा। तो बोल के उच्चारण करके हम जब देखते हैं तो हमारे सामने आते हैं ऊ, ऊ, ओ, औ। ये सब क्या है? गोलाकार। बिल्कुल जब हम बोलते हैं ना तो हमारे होठों की आकृति बिल्कुल गोल हो जाती है, और गोल होने के कारण इन स्वरों का नाम क्या दे दिया, कैसा दे दिया? ओष्ठों की आकृति आधार पर गोलाकार या वृत्ताकार स्वर। गोलाकार या वृत्ताकार स्वर कौन से हैं? उ,
ओ औ। और दूसरा है अवर्ताकार, अवर्ताकार या अगोलाकार, यानी कि अ यानी नहीं, व्रत यानी व्रत के, और आकार यानी आकार वाले, यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे होठों की आकृति व्रत के समान नहीं होती है। अ जहाँ भी लगता है, अ उपसर्ग जहाँ पर भी लगता है, जिस भी शब्द में लगता है, वह इसका अर्थ होता है नहीं के संदर्भ में, ना के संदर्भ में। तो अ यानी नहीं, व्रत यानी व्रत के, और आकार यानी आकार, यानी व्रत के समान जिनका आकार नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? अवर्ताकार स्वर। और बाकी जो बचते हैं तो क्या होता है? ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ आ गया या ए, आई, और आ गया ओ आओ यहाँ आगे। अब देखिए, जब आप इनका उच्चारण करते हैं ना तो बिल्कुल इनमें हमारे होठों की आकृति गोल होती नहीं है, जबकि ऊ ओ औ बिल्कुल हमारे होठों की आकृति कैसी हो रही है? गोलाकार हो रही है। और गोलाकार होने के कारण इनको गोलाकार स्वर कहते हैं और इन्हें अवर्ताकार स्वर कहते हैं। और कितने हो गए? ये 4, और ये एक री और आ गया ना। हाँ, री में गोल नहीं हो रहा, तो हो गए 4 और 7। और ये हो गया हमारा स्वरों का वर्गीकरण किसके आधार पर? ओष्ठों की आकृति के आधार पर। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है। हम आगे और स्वरों का वर्गीकरण करेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर करेंगे। अल्प्राण महाप्राण स्वर कौन से होते हैं, घोष अघोष स्वर कौन से होते हैं, इन सब का हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे और व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो तो अच्छा लगा है और ये समझ में भी आ रहा है। और एक बात इसीलिए कहना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।